गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बिनी चौधरी और ऑडिटर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है और इस चैप्टर से हम शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, तो देखिए, इंडियन मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, एंड मतलब और या एवं, और कल्चर मतलब संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इस चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। तो पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन हैं, तो बोलेंगे महात्मा गांधी। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सब आदमी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जो थे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 1869 में हुआ और मृत्यु 1948 में हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए कॉमा। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर किसी सब्जेक्ट के बाद कॉमा मिल जाए तो एक और कॉमा खोजेंगे हम। ठीक है, एक और कॉमा देखिए यहाँ पर मिल गया। तो इस कॉमा का, दो कॉमा का मतलब होता है कि आपको दो कॉमा के अंदर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दे रहा है कि पॉपुलरली, ठीक है ना, पॉपुलरली मतलब लोकप्रिय रूप से, नन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, बापू के रूप में, और या द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। महात्मा गांधी जाने जाते हैं, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं या तो बापू के रूप में या द फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। अब ये जो वॉज देख रहे हैं सब आदमी, इसको ध्यान से देखिएगा, वॉज किसके लिए हुआ है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है, ये बीच वाला, अगर दोनों कॉमा के बीच वाला पार्ट को हम उड़ा दें तो मोहनदास करमचंद गांधी बच जाएगा। तो यही है हमारा सब्जेक्ट और इसका वर्ब ये है। तो मोहनदास करमचंद गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। तो महात्मा गांधी जो थे, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, तो एक आध्यात्मिक नेता थे। देन मतलब से, किससे, तो अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता से एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। कौन थे बाबू, तो महात्मा गांधी। पूछ देता है महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी किस तरह के नेता थे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे महात्मा गांधी जो थे वह एक आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। किससे, तो एक राजनेता से। ठीक है, आगे देखो। ही, उन्होंने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड, उपयोग किया। महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक उपयोग किया। किसका उपयोग किया, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा का उपयोग किया। एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, तो द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियारों के रूप में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का उपयोग किया। ठीक है, कैसे, तो सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली। ठीक है, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, किसके विरुद्ध उन्होंने सत्य और अहिंसा का उपयोग किया, हथियार के रूप में, तो द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, इन इंडिया, भारत में। तो भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का उपयोग सफलतापूर्वक जो है मुख्य हथियारों के रूप में किया। ठीक है, एंड और हेल्प्ड, और उन्होंने मदद किया, इंडिया को मदद किया, गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी प्राप्त करने में। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में सत्य और अहिंसा का जो है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का चीफ वेपन यानी मुख्य हथियारों के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया और भारत को जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम 1915 से टिल 1948, 1948 तक। यहाँ पर 1948 है बाबू रे, 19 होगा। तो कह रहे हैं कि 1915 से 1948 तक ही मतलब महात्मा गांधी के लिए वह कंप्लीटली, पूरी तरह से डोमिनेटेड, छाए रहे, हावी रहे। किस पर छाए रहे, किस पर हावी रहे, तो इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर। तो महात्मा गांधी 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से छाए रहे। ही डाइड, वह मरे थे एट द हैंड ऑफ
एट द हैंड ऑफ मतलब के हाथों, किसके हाथों, अ फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के हाथों, ऑन 30 जनवरी 30 जनवरी को 1948 में। यानी महात्मा गांधी एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को मरे थे। ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, जो आदमी अपने बारे में खुद से लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये एंड और द न्यूमरस, न्यूमरस मतलब ढेर सारा, बहुत ज़्यादा, अनेकों आर्टिकल्स, लेख, दैट जो ही रोट, उन्होंने लिखा, फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए। तो आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी ने एक पत्रिका शुरू किया था, उसका नाम यंग इंडिया था, और उन्होंने उसमें बहुत सारा लेख लिखा था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी जो आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है, और वो जो ढेर सारा आर्टिकल उन्होंने लिखा था, हीरोट, जो उन्होंने लिखा था यंग इंडिया के लिए, यानी यंग इंडिया नाम का जो पत्रिका उन्होंने लिखा था, उसमें जो उन्होंने ढेर सारा आर्टिकल लिखा था, एंड और द स्पीचेज, और वे सभी भाषण, दैट जो ही डिलीवर्ड, जो इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, ऑन मतलब पर, डिफरेंट मतलब अलग अलग, ओकेजन्स मतलब अवसरों पर। महात्मा गांधी ने जो अलग अलग अवसरों पर भाषण दिया था, ये तीनों चीज़ कौन कौन सा, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो इनका आत्मकथा है, ये यंग इंडिया जो उन्होंने पत्रिका लिखा था वो, और उन्होंने जो ढेर सारा भाषण दिया था वो अलग अलग अवसरों पर, ये तीनों चीज़ रिवील मतलब बतलाता है, उजागर करता है, इनके बारे में बतलाता है। नॉट ओनली कि यह जो महात्मा गांधी थे वो ना केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना केवल एक सच्चे विचारक थे, बल्कि ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, एज अ ग्रेट मास्टर, वो एक महान निपुण व्यक्ति थे, ऑफ चेस्ट यानी पवित्रता के, यानी बहुत ही पवित्र इंसान थे। उनके बारे में जो ये तीनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी एक सच्चे विचारक तो थे ही, बल्कि उसके साथ साथ वो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी थे, आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी मुहावरेदार अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो वो एक पवित्रता के महान स्वामी थे, यानी वो बहुत ही पवित्र इंसान थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इन मतलब में, फॉलोइंग मतलब होता है नीचे दिए गए, हम लोग जो अब नीचे किताब पढ़ेंगे इसके बारे में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का भाग, अभी तो हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए भाग में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उसमें गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, तो द साउंड फाउंडेशन, मजबूत आधारशिला के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता की जो मजबूत आधारशिला है उसके बारे में महात्मा गांधी इस चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है। विच जो हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, जो सफलतापूर्वक डटी हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट, हुआ है, हुई है, हुए हैं, विदस्टूड, विदस्टैंड का भीतरी है, विदस्टूड, जो सफलतापूर्वक डटी हुई है, द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये जो भारतीय मजबूत आधारशिला है यह सब समय के गुजरने के साथ साथ सफलतापूर्वक जो है वह डटी हुई है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसका मानसिकता है, टू प्रिविलेज, बढ़ावा देना, मटेरियलिटी, भौतिकता को, भौतिकवाद को, भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देना। और कह रहे हैं कि ये जो पश्चिमी सभ्यता की जो मेंटालिटी है, उसकी जो टेंडेंसी है, कांट मैच, वह मुकाबला नहीं कर सकती है, किसका, तो द इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो भारतीय सभ्यता है इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और भारतीय सभ्यता कौन सी है, क्या सिखाती है, तो यहाँ पर देखो, दैट जो एलिवेट्स, जो बढ़ावा देती है, द मोरल बीइंग, नैतिकता को। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता की मानसिकता है भौतिकवाद, यानी भौतिक चीज़ों को बढ़ावा देना,
वह कभी भी भारतीय सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती है जो भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी देखें और अब हम लोग नीचे देखेंगे कि नीचे क्या कह रहा है। देखिए, ये पहला पैराग्राफ है, अब हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, भारत ने विकसित किया है। इवॉल्व मतलब विकसित करना, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, या है, ये है। तो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है इज़ नॉट टू बी बीटन। इसका मतलब हुआ है कि टू बी बीटन मतलब हारने वाला। तो ये जो भारत ने सभ्यता विकसित किया है वह हारने वाला नहीं है। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में मुझे विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित किया है वह हारने वाला नहीं है। दूसरा लाइन देखिए, नथिंग कैन इक्वल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, इक्वल मतलब बराबरी करना, तो कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, उस बीजों का, शोन बाय आवर एंसेस्टर्स, शोन बाय आवर एंसेस्टर्स, इसका मतलब हुआ, यहाँ पर देखो बीच में से इज छुपा लिया गया है, इज को छुपा लिया है, ये पैसिव में है, इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। तो कह रहे हैं कि कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है उस बीज का जो सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, तो जो बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। इस पूरा लाइन का अर्थ हुआ तो कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है उस बीज का जो हमारे पूर्वजों ने बोया है। रोम वेंट, रोम गया। अब गया मतलब कहाँ, चंद्रमा पर कि मंगल पर? नहीं, वेंट मतलब खत्म हो गया। जैसे ट्रैक्टर पर देखते होंगे पीछे लिखा रहता है लटकले तो गिल्ले बेटा, इसका मतलब क्या है, कहाँ गिल्ले, घर नहीं, ऊपर। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि रोम वेंट, V2 है, रोम गया मतलब रोम खत्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, इसका मतलब हुआ कि ग्रीस का भी वही हाल हुआ। कौन सा हाल? तो जो हाल रोम का हुआ, रोम गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेराओ, द माइट, माइट मतलब शक्ति, तो फेराओ का शक्ति जो था, द माइट ऑफ द फेराओ, फेराओ का जो शक्ति था। बोलेंगे कि सर ये फेराओ क्या होता है? तो फेराओ इजिप्ट का जो शासक था, इजिप्ट के ऊपर में शासन करने वाले को फेराओ कहा जाता है। तो फेराओ की जो ताकत थी, ताकतें थी, वाज ब्रोकन, वो चकनाचूर कर दिया गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, या गया, ये गई, ये गए। तो फेराओ का शक्ति जो है वो चकनाचूर कर दिया गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है वो बन चुका है, हो चुका है पश्चिमीकृत। तो जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। ऑफ चाइना, चाइना का नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये भी पैसिव में है, कैन प्लस बी प्लस भी थी पैसिव में। तो कह रहा है कि जो रोम गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फेराओ के शक्ति को चकनाचूर कर दिया गया, जापान पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना यानी चाइना का नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, भारत है, स्टिल मतलब अभी भी, सम हाउ और अदर मतलब होता है किसी न किसी तरह से। तो भारत जो है वह किसी न किसी तरह से अभी भी है। कैसा है? तो साउंड, मजबूत है। कहाँ पर? तो एट द फाउंडेशन, अपने आधारशिला पर। इतना सभी देशों के साथ घटना घट गया, रोम खत्म हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फेराओ की शक्ति को चकनाचूर कर दिया गया, जापान पश्चिमीकृत हो गया, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना होने के बाद भी भारत जो है वो किसी न किसी तरह से अपने मजबूत आधारशिला पर डटा हुआ है। अभी भी भारत जो है अभी मजबूत है। ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न, लर्न मतलब सीखते हैं, तो यूरोप के लोग सीखते हैं देयर लेसन्स, अपना अपना सबक जो सीखते हैं, अपना अपना पाठ जो सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स मतलब लेखों से। किसके लेखों से? तो ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी ग्रीस और रोम के जो लोग हैं उनके जो लेखन हैं, लेख हैं, उससे यूरोप के लोग जो हैं वो सबक सीखते हैं। किस ग्रीस और रोम से? तो विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो नहीं है, एग्जिस्ट मतलब होना, और नो लॉन्गर मतलब जो अब नहीं है,
तो जो अब खुद ही नहीं है, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपने जो हैं इन देयर मतलब अपने फॉर्मर ग्लोरी, उनका पहले का जो प्रतिष्ठा है, साख है, गरिमा है, उस साख गरिमा में रोम और ग्रीस खुद ही नहीं है। और उसके लोगों का जो लेख है, उस लेख को पढ़ के यूरोप के लोग सबक सीखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश में, फ्रॉम देम यानी ग्रीस और रोम से सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस, यूरोप के लोग इमेजिन, कल्पना करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड, कि वे लोग परहेज कर जाएंगे, वे लोग बच जाएंगे किस चीज़ से, तो द मिस्टेक्स, उस गलतियों से, ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी रोम और ग्रीस, यानी ग्रीस और रोम ने जो गलती किया, वो गलती अपनी किताबों में लिखा होगा, और उस गलती को जब हम पढ़ेंगे तो उस गलती से हम बच जाएंगे। इनका तर्क यही है कि हम लोग जो हैं रोम और ग्रीस की किताबों को पढ़ेंगे, ग्रीस और रोम की किताबों को पढ़ेंगे, और उन लोगों ने जो गलती किया उस गलती से हम लोग बच जाएंगे। सच, इस तरह का, ऐसा, सच मतलब इस तरह का या ऐसा, इस मतलब है, देयर पीटिएबल कंडीशन, उनका जो दयनीय हालत है वो ऐसा है। तो कहने का मतलब कि उन लोगों का जो दयनीय हालत है वो कितना ख़राब है यूरोप का भी, कि वो रोम और ग्रीस के लेखन से अपना अपना सबक सीखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, कह रहे हैं कि इन सब के बीच में, इन द मिडस्ट ऑफ, तो इन द मिडस्ट ऑफ मतलब होता है के बीच में, ऑल दिस यानी इस सब के बीच में, इंडिया रिमेन्स, भारत जो है वो बना हुआ है, इमूवेबल मतलब अचल, अडिग, भारत अडिग है, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी सुंदरता है। ग्लोरी मतलब सुंदरता, गरिमा, गौरव। तो भारत जो इमूवेबल है यही इसकी ग्लोरी है। तो पूछता है परीक्षा में कि भारत की गरिमा, ग्लोरी क्या है, तो भारत क्या है, इमूवेबल है। ठीक है बाबू। इट इज़ अ चार्ज, एक आरोप है, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, दैट कि हर पीपल आर, कि भारत के जो लोग हैं, सो अनसिविलाइज्ड, इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, एंड स्टॉलिड और मंदबुद्धि हैं। तो पूरे दुनिया का लोग भारत के ऊपर में आरोप लगाते हैं, चार्ज मतलब आरोप लगाते हैं, दैट कि यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, अनपढ़ हैं और मंदबुद्धि हैं, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, उनको समझाना बुझाना। भारत के लोग इतने मंदबुद्धि हैं, भारत के लोग इतने अनपढ़ हैं, असभ्य हैं, गवार हैं, कि उनको समझाना बुझाना संभव नहीं है, टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, कि आप कोई भी चेंज दुनिया में हो रहा है उसको अपना लो, ये यहाँ के लोग नहीं मान सकते हैं, ये संभव नहीं है किसी को समझाना बुझाना। ये दुनिया के लोग आरोप लगाते हैं भारत पर कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और स्टॉलिड हैं, और इनको जो मन में होता है वही करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुनो सबकी और करो अपने मन, यही बात है कि पूरा दुनिया का लोग आरोप लगाता है भारत पर कि यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, कि इनको कोई चीज़ समझा दीजिए आप, समझने के लिए तैयार नहीं है। इट इज़ अ चार्ज, यह जो आरोप है, रियली वास्तव में, अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के खिलाफ है। यही तो हमारा गुण है कि हम दूसरों का देखते ज़रूर हैं, सुनते ज़रूर हैं। तो सुनो सबकी, करो अपने मन की, हम आपका क्यों करें। हमें कहा जाता है कि तेते पाँव पसारिए जैते लंबी शोर, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। वट, जो, वी हैव टेस्टेड, जो हमने जांचा है, परखा है, एंड और फाउंड ट्रू, और सत्य पाया। ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको जांचा है, परखा है और पाया है कि ये जो आरोप है, इट इज़ रियली, यह वास्तव में जो चार्ज है वो अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के खिलाफ है। देख ली बाबू, एनविल यहाँ पर दिया है। एनविल का मतलब होता है, आप किसी लोहार के पास जाएंगे, वहाँ पर जो कोई औजार हो जिसको पीटता है, जिस लोहा पर रख कर, उसी को बोला जाता है एनविल। ठीक है, तो वो इतना मजबूत होता है कि टूटता नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने अपने अनुभवों के उस मजबूत आधार पर जो है हमने जांचा है, परखा है कि ये जो आरोप है वो हमारे गुण के खिलाफ है, और वी डेयर नॉट चेंज, और हम में बदलने की हिम्मत नहीं है। मैनी, मैनी मतलब कई, बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे देश हैं, थ्रस्ट जो थोपते हैं,
डालते हैं देयर एडवाइस, अपना अपना सलाह अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर में, यानी बिना पूछे बिना कहे सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भारत को ऐसे करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने सलाह को भारत के ऊपर में थोपते हैं। एंड और शी और भारत, शी भारत के लिए लाया गया है, और शी और ये जो भारत है रिमेन्स स्टीडी, और भारत क्या है, स्थिर है, ये अडिग है, हिल डोल नहीं रहा, ये टस से मस नहीं हो रही है भारत, और इसी के बारे में कह रहे हैं कि सी रिमेन्स स्टीडी, और यह स्थिर है। दिस इज़ हर ब्यूटी, और ये इसकी क्या है, सुंदरता है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, इट इज़, यह है द शीट एंकर, सुरक्षा का कवच है, ऑफ आवर होप, हमारे आशा, हमारे उम्मीद की आशा का जो सुरक्षा का जो कवच है, हमारे उम्मीद के सुरक्षा का कवच यही है कि हम लोग अचल हैं, अडिग हैं, हम लोग हिल डोल नहीं रहे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, हम हिलने डोलने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही हमारी सुरक्षा की कवच है। तीसरा नंबर देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई सभ्यता क्या है, तो सिविलाइजेशन इज, सभ्यता है दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ऐसी आचरण, मोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचरण, तो सभ्यता ऐसी आचरण है विच, जो पॉइंट्स आउट, जो दिखाती है, इंगित करती है, चिन्हित करती है, दर्शाती है टू मैन, इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ते। तो सभ्यता एक ऐसी आचरण है जो इंसान को कर्तव्य के रास्तों को दिखाती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का जो परिणाम होता है, एंड और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का जो पालन होता है। तो कर्तव्य का परिणाम और नैतिकता का पालन करना आर कन्वर्टिबल, वो बदलने योग्य हैं, वो बदल सकते हैं। आप अपना कर्तव्य जो निभाएंगे, उसका पालन जो करेंगे, वो भी बदल सकता है, और आपका जो काम का जो परिणाम होगा वो भी बदल सकता है। ठीक है, तो आर कन्वर्टिबल टर्म्स, वो बदलने वाली चीज़ें हैं, आप बदल सकते हैं इसको। टू ऑब्जर्व, पालन करने के लिए, मोरालिटी, तो नैतिकता का पालन करना जो है, आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम नैतिकता का पालन करें, तो इज़ टू अटेंड, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो टू अटेंड, हासिल करना पड़ेगा, मास्टरी, निपुणता, दक्षता हासिल करना पड़ेगा, ओवर आवर माइंड, हमारे दिमाग पर। यदि आप चाहते हैं कि हम नैतिकता का पालन करें, तो आपको अपने मन पर जो है, आवर माइंड, अपने मन पर दक्षता हासिल करना पड़ेगा। एंड और किस पर हासिल करना पड़ेगा दक्षता, तो आवर पैशन, अपने जुनून पर। जब तक आप अपने मन पर और अपने जुनून पर दक्षता नहीं हासिल करेंगे, तब आप नैतिकता का पालन नहीं कर सकते हैं। सो डूइंग, ऐसा करने के बाद ही जो है, वी नो, हम जानते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप को। जब हम ऐसा करेंगे तभी जाकर के हम अपने आप को जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती में एक समानार्थी शब्द है फॉर सिविलाइजेशन, गुजराती में सभ्यता के लिए एक समानार्थी शब्द है जिसका मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। तो गुजराती में अगर आप अर्थ लगाएंगे कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, तो बोला जाता है अच्छा आचरण। समझ में आया? तो यही बोल रहे हैं महात्मा गांधी कि गुजराती में एक शब्द है अच्छा आचरण, जो किसका समानार्थी है, सभ्यता, सिविलाइजेशन का। ठीक है, 4 नंबर देखो, इफ़, यदि, दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि, ये जो ऊपर जो महात्मा गांधी डेफिनेशन दिए हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि यदि यह डेफिनेशन, यह परिभाषा बी करेक्ट, सही है, देन, तब, इंडिया, भारत को, अब ये जो बीच में फिर कॉमा आया है, देखो 2 कॉमा है, ये बीच वाला को उड़ा देंगे तो इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न, तब भारत को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम एनीबडी एल्स, किसी और से। ठीक है, और ये बीच में जो सिखाया गया है, ये देखिए, एज सो मेनी राइटर्स, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने हैव शोन, दिखाया है। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जैसा मैंने ऊपर बताया है, और ऐसा ही बहुत सारे लेखकों ने भी बताया है, और अगर ये सब परिभाषा सही है, तब भारत को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है किसी और से। एंड और दिस इज एज इट शुड बी, और भारत वैसा ही है जैसा भारत को होनी चाहिए। समझ में आया? 4 नंबर हो गया हमारा। अब हम अगला
पार्ट जो है वो 5 नंबर से शुरू करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ठीक है।